Bismillahirrahmanirrahim. Now today we are going to start our another lecture on the topic of viruses, and now we are going to discuss bacteriophages or bacteriophage viruses. We have already discussed कि बैक्टीरिया जो है वो उसको भी जो है एज ए होस्ट सेल जो है वो वायरस यूज़ करते हैं. तो वो जो वायरसेस जो कि बैक्टीरिया को यूज़ करते हैं एज ए होस्ट सेल उनको बैक्टीरियोफेज वायरसेस भी कहा जाता है. तो फर्स्ट पॉइंट इसी वजह से इसका बुलेट पॉइंट यही कह रहा है कि बैक्टीरियोफेजेस आर वायरसेस हैं और बैक्टीरिया इनका क्या होता है एज दे आर होस्ट सेल. द नेम वॉज फर्स्ट गिवन बाय डी हैरेले जो एक साइंटिस्ट है. प्रोड्यूस लिसिस ऑफ द डिसेंट्री बेसिलस शिगेला शिगे. शिगेला शिगे एक बेसिलाई है बैक्टीरिया और ये डिसेंट्री कॉज करता है जिसमें वोमिटिंग और डायरिया होता है. और इसका जब लिसिस हो रहा था तो उसमें से वायरस जो है वो इमर्ज हो रहे थे. तो फर्स्ट टाइम जो है वो इस साइंटिस्ट ने इसको ऑब्ज़र्व किया और उसके बाद उसने इसको कहा कि ये बैक्टीरियोफेज वायरसेस होते हैं, इस तरह से ग्रो करते हैं. इसके अलावा सिमिलर एजेंट्स वर फाउंड बिफोर लॉन्ग विच वर एक्टिव अगेंस्ट द बैक्टीरिया ऑफ मैनी अदर डिजीज़. इसी तरह से बैक्टीरियोफेजेस और भी वायरसेस देखे गए हैं अब मुख्तलिफ बैक्टीरिया के अगेंस्ट. फॉर एग्ज़ाम्पल एंथ्रेक्स डिजीज़ जो कि बैसिलस एंथ्रेसिस से होता है. स्कारलेट फीवर जो कि स्ट्रेप्टोकोकल फीवर होता है, स्ट्रेप्टोकोकाई से होता है. कॉलरा विब्रियो कॉलरा से. डिप्थेरिया यानी कोराइनोबैक्टीरियम डिप्थेरिया जिसको हम उर्दू में खन्नाक कहते हैं और डिप्थेरिया की वजह से. एंड अटेम्प्ट्स वर मेड टू यूज़ दैम टू ट्रीट दीज डिजीज़. अच्छा, अब क्योंकि ये हमने ये बात की कि ये बैक्टीरिया क्या करते हैं कि जब इस को एज होस्ट सेल यूज़ करते हैं तो इसका सिस्टम बैक्टीरिया का हाईजैक कर लेते हैं और आखिर में इस बैक्टीरिया का लिसिस हो जाता है. तो इसको इस तरह से भी यूज़ किया गया यानी ट्राई किया गया कि क्यों ना हम इन इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट के लिए इस तरह के वायरसेस को यूज़ करें क्योंकि ये इन बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं. तो इस पर काम किया गया लेकिन हुआ क्या, इट वाज ए ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट. यानी ये काम इतना सक्सेसफुल नहीं हो सका. रिसर्च जो थी वो इस पर कोई पॉजिटिव आउटपुट नहीं आया. Phages that phages so virulent in their antibacterial activity in vitro proved impotent in vivo. यानी इन विट्रो तो ये एक्सपेरिमेंट काफ़ी हद तक यानी लेबॉर्ट्री में तो कामयाब रहे लेकिन जब इसको लिविंग ऑर्गेनिज्म पर यूज़ किया गया एनिमल पे और ह्यूमन पे तो ये जो थे इनके रिजल्ट्स जो थे वो डिसअपॉइंटमेंट थे. यानी इन्होंने उतना जो है वो इफ़ेक्टिविटी अपनी शो नहीं की. तो अगर ये वायरसेस इस तरह से उस वक्त काम कर जाते हैं हिस्ट्री में तो फिर शायद आज एंटीबायोटिक्स की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती बल्कि यही वायरसेस जो होते हैं वो कैप्सूल में हम खा रहे होते और ये उस बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म कर रहे होते. इसके अलावा एक पॉसिबल एक्सेप्शन वाज कॉलरा. हाँ, कॉलरा जो था वो एक्सेप्शन था, उस पर कुछ हद तक कामयाबी हासिल की गई. वेयर सम सक्सेस सीम टू हैव बीन अचीव्ड and cholera phages were apparently used by the medical corps of German and Japanese armies. यानी जर्मन और जापानीज आर्मीज ने ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 अपने जो आर्मी के जो लोग थे जो इधर उधर जाते थे और पानी पीते थे तो उससे उनको जो कॉलरा होता था यानी हैज़ा होता था उसकी ट्रीटमेंट के लिए इन वायरसेस को यूज़ किया गया, फेज वायरसेस को, और वो काफ़ी हद तक उसमें कामयाब भी रहे थे. लेकिन सिंस द डेवलपमेंट ऑफ एंटीबायोटिक्स, जब से एंटीबायोटिक्स आ गई, फेज थेरेपी हैज़ बीन अबेंडन यानी फेज थेरेपी को बिल्कुल खैराबाद कह दिया गया, एक तरफ उठा के रख दिया गया और अब वो फेज थेरेपी उस वजह से यूज़ नहीं होती. वैसे भी कोई ख़ास इस पर सक्सेस मिली नहीं थी तो इस वजह से फेज थेरेपी यूज़ नहीं की जाती. नाउ स्टेफलोकोकस ऑरियस फेज विल नॉट इन्फेक्ट स्टेफलोकोकस एपिडर्मिडिस सेल्स. अच्छा, अब ये जो वायरसेस हैं यानी ये भी बैक्टीरियल स्पेसिफिक यानी स्ट्रेन स्पेसिफिक होते हैं कि जो स्टेफलोकोकस का जो वायरस होगा वो स्टेफलोकोकस पे ही अटैक करेगा और उसी को होस्ट सेल यूज़ करेगा, स्टेफलोकोकस एपिडर्मिडस को यूज़ नहीं करेगा. सेकंड पॉइंट भी यही कह रहा है कि इन मोस्ट केसेस फेजेस आर इनफैक्ट स्ट्रेन स्पेसिफिक यानी ये ओनली बीइंग एक्टिव इन सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्ट्रेन ऑफ गिवन स्पीशीज़. यानी ऐसा नहीं होगा कि कोई भी वायरस किसी भी बैक्टीरिया को होस्ट सेल बना ले बल्कि वो जो उसके वायरसेस जो होंगे उसके अपने स्पेसिफिक होस्ट सेल्स होंगे यानी स्पेसिफिक बैक्टीरिया होंगे. मोस्ट फेजेस आर ट्रेडपोल शेप्ड. ट्रेडपोल शेप होते हैं. स्ट्रक्चर विद हेड होते हैं यानी वायरस के इनके. फंक्शन एज ए कंटेनर ऑफ द न्यूक्लिक एसिड, उसमें न्यूक्लिक एसिड होता है. उसकी टेल होती है, टेल विच आर यूज टू अटैच द वायरस टू इस होस्ट सेल्स और जो उसकी टेल जो होती है वो हेल्प करती है कि होस्ट सेल से अटैचमेंट की जाए. फिर उसके बाद क्या होगा, द डायमेंशन ऑफ द फेज हेड्स वेरी फ्रॉम
द लार्ज टी इवन ग्रुप, यानी टी शेप से, टी इवन ग्रुप से, एज मेंशन इन फिगर 5.3 जो हम अभी देखेंगे आगे की स्लाइड्स में, ऑफ ई कोलाई फेजेस जो कि 60 to 90 नैनोमीटर इसकी डायमेंशन है, टू द स्मॉलर वन 30 into 30 नैनोमीटर ऑफ सर्टेन बेसिलस फेजेस, यानी ई कोलाई के जो फेजेस हैं उनका जो डायमेंशन है 60 into 90 मीटर है, 9 नैनोमीटर है, और बेसिलस के फेजेस जो है वो 30 into 30 नैनोमीटर है, यानी ये इसके स्क्वायर नैनोमीटर जो है वो इसका एरिया यानी साइज़ है। द टेल्स वेरी इन लेंथ फ्रॉम 15 to 200 नैनोमीटर, जो फेज वायरस की टेल होती है 15 से 200 नैनोमीटर के दरमियान होती है, एंड कैन बी क्वाइट कॉम्प्लेक्स इन स्ट्रक्चर। मेजॉरिटी ऑफ फेजेस हैव डबल स्टैंडर्ड डीएनए, यानी जो इनके जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है एज ए जेनेटिक मटेरियल, लेकिन इसके अलावा जो फेज वायरस के जो अपने जो वो होते हैं न्यूक्लिक एसिड जो है वो जो आइकोसाहेड्रॉल जो होते हैं उसमें डीएनए या आरएनए कोई भी हो सकता है। तो इस तरह से जो है ये मुमकिन हो सकता है। अब यहाँ पर ये एक डायग्राम दी गई है, टी विन फेज स्ट्रक्चर बिफोर एंड आफ्टर टेल कॉन्ट्रैक्शन। ये फेज वायरस है और ये इसका न्यूक्लिक एसिड है, ये इसकी टेल है, टेल फाइबर्स हैं जो हेल्प करते हैं कि होस्ट सेल के साथ ये अटैच हो। जब ये होस्ट सेल के साथ अटैच होता है तो फिर ये न्यूक्लिक एसिड जो है वो इस टेल शीट से गुजरता हुआ जो है वो होस्ट सेल के अंदर चला जाता है, और होस्ट सेल के फिर डीएनए के साथ ये कंबाइन हो जाता है रिकॉम्बिनेशन के ज़रिए, और फिर जो है वो होस्ट सेल जो है वो अपना काम करने के बजाय नए वायरस पार्टिकल बनाना शुरू कर देता है। On the basis of the response they produce in their host cells, phages can be classified as virulent or temperate। यानी ये जो रिस्पॉन्स होता है होस्ट सेल का फेज वायरस के हवाले से, इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, विरुलेंट एंड टेम्परेट फेज। इन्फेक्शन ऑफ ए सेंसिटिव बैक्टीरियम, यानी जब कोई सेंसिटिव बैक्टीरियम इन्फेक्शन हो जाएगा वायरस का, विद ए विरुलेंट फेज रिजल्ट इन द रेप्लिकेशन ऑफ वायरस। विरुलेंट फेज वायरस जब एंटर होगा उसमें या उसके वही न्यूक्लिक एसिड जाएगा तो फिर उसमें रेप्लिकेशन ऑफ वायरस होगी। रेप्लिकेशन ऑफ वायरस के बाद जब नए वायरस उसमें बन जाएंगे तो फिर लिसिस ऑफ द सेल होगा एंड रिलीज ऑफ द न्यू इन्फेक्शस प्रोगेनी, यानी नए इन्फेक्शस वायरस पार्टिकल उसमें से निकलेंगे जो कि फेज पार्टिकल्स यानी नए वायरस पार्टिकल्स होंगे, और फिर वो जो साइड में जो उसके सराउंडिंग में जो सेल्स होंगे वो उनको इसी तरीके से अटैच होके उसमें जो है वो यही प्रोसेस करेंगे कि उनकी टेल जो होगी उसके साथ सरफेस के साथ अटैच होगी और अपना वो न्यूक्लियर मटेरियल उसमें ट्रांसफ़र करेंगे, और फिर वो सेल्स भी जो होंगे वो इसी तरीके से आखिर में उसका लिसिस होगा, और इस तरह से बहुत सारे सेल्स वहाँ पर जो होस्ट सेल्स होंगे डैमेज होना शुरू हो जाएंगे। जब ये सिचुएशन शुरू होगी ह्यूमन इंडिविजुअल में भी, जब ऐसा होता है जब लिसिस ऑफ द सेल बहुत ज़्यादा होने लगता है तो उस वक्त जो है वो साइन एंड सिम्टम उस वायरल इन्फेक्शन के अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। अगर वो लिसिस ऑफ सेल नहीं हो रहा तो उस वक्त उस इन्फेक्शन के साइन एंड सिम्टम अपीयर नहीं होते। दूसरा फेज है विरुलेंट फेज के अलावा टेम्परेट फेज। इसमें क्या होगा, कैन प्रोड्यूस दिस लिटिक रिस्पॉन्स, ये प्रोड्यूस होगा लिटिक रिस्पॉन्स, बट दे आर ऑल्सो कैपेबल ऑफ सिम्बियोटिक रिस्पॉन्स, यानी सिम्बियोटिक मीन्स कि कुछ फ़ायदा ये सेल को देंगे कुछ सेल से लेंगे, इन विच द इन्वेडिंग वायरल जीनोम डज नॉट टेक ओवर द डायरेक्शन ऑफ सेल्यूलर एक्टिविटी, यानी ये फुली हाईजैक होस्ट सेल को नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ सेल्यूलर एक्टिविटी होस्ट सेल की एक्टिविटी बरकरार रहेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, होस्ट सेल सर्वाइव द इन्फेक्शन एंड द वायरल न्यूक्लिक एसिड बिकम इनकॉर्पोरेटेड इनटू द बैक्टीरियल क्रोमोसोम। बैक्टीरियल क्रोमोसोम में हाँ वो इनकॉर्पोरेट हो चुके होंगे वायरस के न्यूक्लिक एसिड, और वहाँ पर ये प्रोफेज की फॉर्म में रहेंगे यानी डॉर्मेंट स्टेज में रहेंगे। उसके बाद सेल्स कैरिंग वायरल जीन इन दिस वे आर रेफर टू एज लाइसोजेनिक, और ये जो इस तरह से प्रोफेज फेज में जब वायरस मौजूद है लेकिन सेल का लिसिस नहीं हो रहा तो इस वक्त जो होंगे वायरल जीन कंटेनिंग जो सेल्स होंगे होस्ट सेल्स, उनको लाइसोजेनिक सेल्स भी कहा जा सकता है। नाउ द लिटिक ग्रोथ साइकिल, अब जब लिसिस होगा तो फिर कैसे होगा। द रेप्लिकेशन ऑफ विरुलेंट फेज was initially studied using the T even number T2, T4 and T6 phases of E. coli। तो ये इसके जो ये T शेप है ये इसको जो है वो ये कि ये कितने जो है वो अपीयर होते हैं, ठीक है, तो उसकी काउंटिंग की बुनियाद पर इसको क्लासीफाई किया गया है फेजेस ऑफ E. coli। दीज फेजेस एब्जॉर्ब बाय देयर लॉन्ग टेल फाइबर्स, यानी इनके जो टेल फाइबर हमने अभी देखे वहाँ से ये एब्जॉर्ब होते हैं सरफेस ऑफ द होस्ट सेल पे,
ऑन द स्पेसिफिक रिसेप्टर ऑन द सरफेस ऑफ द बैक्टीरियल सेल वॉल। बैक्टीरियल सेल वॉल यानी सेल सरफेस पर इनके ज़रिए जो वहाँ पे बैक्टीरियल सेल वॉल पर रिसेप्टर होते हैं, इन फाइबर से वो वहाँ पर अटैच हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, द बेस प्लेट ऑफ द टेल शीथ, जो कि हमने अभी डायग्राम में देखी, ये टेल शीथ, ये क्या होगी, टेल शीथ एंड इट स्पिन्स देन लॉक द फेज इनटू द पोजीशन ऑन द आउटसाइड ऑफ द सेल, और ये लॉक हो जाएगी सेल सरफेस पे। उसके बाद द टेल शीथ कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट होगी टूवर्ड्स द हेड, वाइल द बेस प्लेट रिमेन्स इन कॉन्टैक्ट विद द सेल वॉल। कॉन्ट्रैक्ट होगी हेड की तरफ और फिर इस साथ ही वो सेल वॉल के साथ अटैच भी रहेगी, जिसके नतीजे में क्या होगा, द हॉलो टेल कोर इज एक्सपोज, हॉलो टेल कोर एक्सपोज होगी एंड ड्रिवन थ्रू द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, और साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन को ड्राइव करते हुए अपने साथ लेकर आएगी, जिसके नतीजे में क्या होगा, द डीएनए पासिस फ्रॉम हेड से पास होता हुआ डीएनए हॉलो को टेल कोर से आउटर सरफेस ऑफ साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन में आ जाएगा, और वहाँ से इट फाइंड इट्स ओन वे इनटू द साइटोप्लाज्म, और मिलाकर वो साइटोप्लाज्म में आ जाएगा, और साइटोप्लाज्म से फिर ये टेल के ज़रिए होस्ट सेल के अंदर चला जाएगा, जैसा कि हम इस डायग्राम में दोबारा देख सकते हैं। ये देखें, ये है इसका न्यूक्लियर मटेरियल, ये टेल शीट जब कॉन्ट्रैक्ट हुई यहाँ पे आया, और फिर ये डीएनए इस तरीके से यहाँ से साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन से क्रॉस करता हुआ ये एंटर हो जाएगा होस्ट सेल में। The phage protein contained coat remains outside the cell and play no further part in the replication cycle। जो phage protein coat होगा वो आउटसाइड द सेल रहेगा, लेकिन अपना जो डीएनए होगा या आरएनए होगा जो कि उसका न्यूक्लिक एसिड है, उसको वो ट्रांसफ़र कर देगा होस्ट सेल में। फिर क्या होगा, विद इन द फर्स्ट फ्यू मिनट्स आफ्टर इन्फेक्शन ट्रांसक्रिप्शन ऑफ पार्ट ऑफ द वायरल जीनोम प्रोड्यूस अर्ली मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल विच आर ट्रांसलेटेड इनटू द सेट ऑफ अर्ली प्रोटीन। जब वो डीएनए या आरएनए जो भी होगा जो होस्ट सेल में जाएगा, तो वो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होस्ट सेल में स्टार्ट करेगा, और वायरस की अर्ली प्रोटीन्स जो होगा वो उसको बनाना शुरू कर देगा। इसके अलावा दीज सर्व टू स्विच ऑफ होस्ट सेल मैक्रोमोलिकुलर सिंथेसिस, और इसके साथ ही जब ये सिस्टम होस्ट सेल का हाईजैक हो जाएगा, तो जो मॉलिक्यूल्स होस्ट सेल को अपने बनाने थे वो स्विच ऑफ हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे, एंड जिसकी वजह से क्या होगा, डिग्रेड द होस्ट डीएनए एंड स्टार्ट टू मेक द कंपोनेंट ऑफ वायरल डीएनए वाया वायरल एनए, और वायरस के वो न्यूक्लिक एसिड बनाना शुरू कर देगा। उसके बाद क्या होगा, मैनी ऑफ द अर्ली प्रोटीन्स, यानी जो अर्ली प्रोटीन्स बनी थी, डुप्लीकेट एंजाइम्स ऑलरेडी प्रेजेंट इन द होस्ट सेल्स, यानी कुछ एंजाइम ये लेकर आ रहे हैं, कुछ यहाँ पर होस्ट सेल में मौजूद है, जो कि इसको फर्दर हेल्प कर रहे होंगे कि वायरस के वो डीएनए या आरएनए किस तरह से तेज़ी से बना रहे होंगे। However, the requirement for the production of 5-hydroxymethyl cytosine containing nucleotide, यानी 5-hydroxymethyl cytosine containing nucleotide जो होते हैं डीएनए के, यानी बेस पेयर जिसमें साइटोसिन होता है, which replace the normal cytosine derivative in DNA of the virus, ये जो है means that some of the early enzymes are entirely new to the सेल्स, यानी ये जो होंगे होस्ट सेल में तो ये नहीं होंगे, वायरल फेज में तो ये नहीं होंगे, होस्ट सेल से ये आ रहे होंगे, मिल रहे होंगे, जो कि इस सेल के लिए, फेज वायरस के लिए बिल्कुल नए होंगे। उसके बाद क्या होगा, विथ द बिल्डअप ऑफ इट्स कंपोनेंट द वायरल डीएनए रेप्लिकेट, जब ये वायरल डीएनए बन जाएगा तो वायरल डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट करेगा। उसके बाद क्या होगा, प्रोड्यूस ए बैच ऑफ लेट मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल्स एंड ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जीन होगा विच स्पेसिफाई द प्रोटीन ऑफ द फेज कोड, और उसके बाद फिर प्रोटीन बनना शुरू हो जाएगी नए वायरस कोड की, यानी फेज कोड की। फिर क्या होगा, द लेट मैसेजेस आर ट्रांसलेटेड इनटू द सब यूनिट्स ऑफ कैप्सिड स्ट्रक्चर, कैप्सिड स्ट्रक्चर बनेंगे, उसके सब यूनिट्स बनेंगे, विच कंडेंस टू फॉर्म ए फेज हेड, जिसके बाद वो कंडेंस होकर फेज का हेड बनाएंगे, ये हमारे वायरस का हेड बनाएंगे, टेल बनाएंगे एंड टेल फाइबर बनाएंगे, एंड देन टुगेदर विद द वायरल डीएनए बन जाएगा, और फिर ये आपस में असेंबल्ड होके एक कंप्लीट इन्फेक्शस पार्टिकल यानी कंप्लीट वायरस में मुकम्मल हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, जब ये वायरस बन जाएगा इस होस्ट सेल के अंदर, द एंजाइम डाइजेस्टिंग द सेल वॉल, जो सेल के अंदर ये बने होंगे उसमें वहाँ से एंजाइम रिलीज़ होंगे, वो एंजाइम्स क्या है, लाइसोसोमल एंजाइम्स हैं, इज़ ऑल्सो प्रोड्यूस इन द सेल एट दिस स्टेज, एंड इसके नतीजे में क्या होगा, इवेंचुअली ब्रिंग अबाउट द लिसिस ऑफ द सेल, सेल जो होंगे होस्ट सेल्स का ब्रेक डाउन हो जाएगा, एंड लिबरेशन ऑफ 100 प्रोगेनी वायरसेस, यानी नॉन
स्मॉल वायरसेस उसमें से द 100 प्रोगेनी वायरसेस, न्यू 100 प्रोगेनी वायरसेस उसमें से निकल आएंगे उस सेल से, और वो फिर 100 न्यू सेल्स पर इसी तरीके से अटैक करेंगे, और फिर उसमें से हर 100 में से मज़ीद 100 वायरसेस जो है वो निकल कर आएंगे, और इस प्रोसेस में मैक्सिमम जो टाइम लगेगा अराउंड 25 मिनट्स लगेगा। तो इस तरह से ये तेज़ी से ये वायरल इन्फेक्शन स्प्रेड करता है, और फिर जो है वो उसकी साइन एंड सिम्टम्स अपीयर होती हैं, और इस तेज़ी से इसकी मल्टीप्लिकेशन होती है। अच्छा, अब इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं होस्ट सेल के अंदर जब वायरस जो है वो बैक्टीरिया को एज ए होस्ट सेल यूज़ करता है। एक तो ये हो सकता है इंटीग्रेशन ऑफ, एक तो ये होगा कि इंटीग्रेशन ऑफ द प्रोफेज इनटू द बैक्टीरियल क्रोमोसोम, यानी जो वायरस का जो डीएनए है वो बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ इंटीग्रेट हो जाएगा, यानी ज्वाइंट हो जाएगा ऑन सेल डिवीजन। और उसके बाद जब बैक्टीरियल सेल का डिवीजन होगा तो ईच डॉटर सेल विल एक्वायर द सेट ऑफ वायरल जीन, यानी हर जो बैक्टीरिया डिवाइड होगा, यानी अब इसमें क्या होगा कि अभी प्रोफेज की वजह से ये बैक्टीरियल सेल का लिसिस नहीं होगा, बल्कि बैक्टीरिया अपनी मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस जारी रखेगा और उसके डॉटर सेल्स बनते रहेंगे, लेकिन हर डॉटर सेल में वायरस का जीन मौजूद होगा। इसके अलावा इन ए नॉर्मली ग्रोइंग कल्चर ऑफ लाइसोजेनिक बैक्टीरिया, यानी जिसके अंदर वायरल जीन मौजूद है, द मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया मैनेज टू कीप देयर प्रोफेजेज इन डॉर्मेंट स्टेट, यानी ज़्यादातर बैक्टीरिया में तो ये होगा कि ये वायरस का जो जीन होगा ये प्रोफेज यानी जो होगा वो डॉर्मेंट स्टेट में रहेगा। लेकिन इन ए वेरी स्मॉल माइनॉरिटी ऑफ सेल्स, कुछ माइनॉरिटी ऑफ सेल्स में द प्रोफेज जीन एक्सप्रेस देमसेल्फ, यानी अब वो डॉर्मेंट नहीं रहेगा बल्कि अपनी एक्टिविटी शुरू कर देगा और रिजल्ट इन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द वायरस, और नए वायरस बनाना शुरू कर देगा, और उसके नतीजे में जब वायरस बन जाएंगे लिसिस ऑफ द सेल होगा होस्ट सेल का, एंड लिबरेशन ऑफ इन्फेक्शस पार्टिकल इन द मीडियम, और फिर नए वायरस पार्टिकल उस लिसिस ऑफ बैक्टीरिया के बाद उस मीडियम में अपीयर हो जाएंगे जो कि उस प्रोफेज से एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो गए होंगे। इसके अलावा एक्सपोजर ऑफ लाइसोजेनिक कल्चर टू द सर्टेन केमिकल, कुछ केमिकल में अगर उस लाइसोजेनिक कल्चर को, यानी लाइसोजेनिक कल्चर ये है कि अभी उसमें बैक्टीरिया प्रोफेज में यानी डॉर्मेंट स्टेट में मौजूद है, अगर उसको एक्सपोज किया जाए किसी केमिकल या फिजिकल एजेंट्स के साथ, लाइक हाइड्रोजन पेरोक्साइड, मिटोमाइसिन सी जो कि एंटीबायोटिक है, या अल्ट्रावायलेट लाइट, जिसके नतीजे में क्या होगा, रिजल्ट इन मास लिसिस and the production of high titer of phages, and this process is called induction। तो इसमें क्या होगा कि सेल्स जो होंगे होस्ट सेल उनका लिसिस हो जाएगा, हालांकि वो प्रोफेज स्टेज में थे, तो लिसिस हो जाएगा और उसके अंदर से लार्ज क्वांटिटी में फेज प्रोटीन्स अपीयर होंगी जो कि टाइटर के ज़रिए, यानी उसकी जो वो एंटीबॉडी रिएक्शन के ज़रिए उसको मेजर कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से जो फेज वायरस को जो है वो इमर्ज किया जा रहा है उसको इंडक्शन प्रोसेस भी कहा जाता है। व्हेन ए लाइसोजेनिक सेल इज़ इन्फेक्टेड बाय द सेम टाइप ऑफ फेज, अगर लाइसोजेनिक फेज में जो वायरस मौजूद है उसको सेम वायरस दोबारा अटैक कर दे जैसा कि उसने कैरी किया हुआ है प्रोफेज, द इन्फेक्शन इज़ अबॉर्टेड, और इन्फेक्शन उसमें अबॉर्ट हो जाएगा, यानी वो दोनों फेज जो होंगे वो बेसिकली आपस में एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देंगे दोनों वायरस। द एक्टिविटी ऑफ इन्वेडिंग वायरल जीन बीइंग रिप्रेस्ड बाय द सेम मैकेनिज्म दैट नॉर्मली कीप द प्रोफेज इन द डॉर्मेंट स्टेट, और वो जो जिसने इसको डॉर्मेंट स्टेट पे रखा हुआ था वो उसके जो वायरसेस के जो एंजाइम्स हैं वो और फेज के जो एंजाइम्स हैं वो आपस में एक दूसरे से, जैसे मैंने कहा कि कॉम्पीट करना शुरू कर देंगे और वो एक दूसरे को किल कर देंगे, जिसकी वजह से इन्फेक्शन जो होगा वो कम्प्लीटली अबॉर्ट हो जाएगा। लेकिन लाइसोजेनी इज़ ए नॉर्मल बट स्टेबल स्टेट, अगर ओकेजनली ये सेल विल लूज इट्स प्रोफेज एंड दीज क्योर्ड सेल्स आर वंस मोर ससेप्टेबल टू इन्फेक्शन बाय द पर्टिकुलर फेज टाइम। ऐसा हो सकता है कि ये ठीक है, ये ठीक हो गए, स्टेबल स्टेट में आ गए, यानी प्रोफेज ख़त्म हो गया, लाइफ के किसी स्टेज पे ये इसमें जो डॉर्मेंट प्रोफेज था वो ठीक हो गया, यानी बॉडी का इम्यून सिस्टम ने उसको क्योर कर दिया, लेकिन ये ससेप्टेबल हैं कि कभी भी आसानी से इनको दोबारा वही फेज वायरस का अटैक हो सकता है और वो दोबारा प्रोफेज या फेज में बैक्टीरियोफेज में कन्वर्ट हो सकते हैं, यानी लिसिस या टेम्परेट स्टेज में दोबारा वो आ सकते हैं। नाउ लाइसोजेनी, व्हेन टेम्परेट फेज इज मिक्स विथ सेंसिटिव इंडिकेटर बैक्टीरिया, यानी एक टेम्परेट फेज को एंड सेंसिटिव उसके जो बैक्टीरिया सेंसिटिव है उसके साथ मिक्स किया जाता है, द रिएक्शन एट फोकस ऑफ इन्फेक्शन इज जनरली कॉम्बिनेशन ऑफ लिटिक
एंड लाइसोजेनिक रिस्पॉन्स। तो फिर जो इसके कॉम्बिनेशन के नतीजे में जो रिजल्ट आता है, तो कुछ सेल्स में, होस्ट सेल्स में लिसिस हो जाता है और उसमें से नए वायरस बल के निकल आते हैं, और कुछ जो होते हैं लाइसोजेनिक यानी टेम्परेट फेज में चले जाते हैं, यानी उनका लिसिस नहीं होता। सम बैक्टीरिया विल लाइज एंड प्रोड्यूस द फेज वायरस, यानी नए वायरस बनेंगे, अदर विल सर्वाइव एज ए लाइसोजेनिक सेल। द फेज लैम्डा एल ऑफ ई कोलाई इज़ द टेम्परेट फेज। ई कोलाई का उन्होंने एग्जाम्पल दी है टेम्परेट फेज की, कि यानी जिसमें डोरमेंट स्टेट में रहते हैं, इज़ मोस्ट एक्सटेंसिवली स्टडीड। द एसेंशियल फीचर ऑफ लाइसोजेनिक सेल एंड द फिनोमेना ऑफ लाइसोजेनी आर लिस्टेड बिलो एंड समराइज इन फिगर 5.5, ये हम यहाँ पे देख सकते हैं। स्कीम टू इलस्ट्रेट द लिटिक एंड लाइसोजेनिक रिस्पॉन्स ऑफ बैक्टीरियोफेजेस। अब देखें, ये है बैक्टीरिया वायरस और ये है होस्ट सेल यानी बैक्टीरिया ई कोलाई। इस पे ये वायरस आया और ये जेनेटिक मटेरियल इसका होस्ट सेल के अंदर आ गया। उसके बाद होस्ट सेल का इंटीग्रेशन के ज़रिए होस्ट सेल का जो आरएनए या डीएनए होगा उसके साथ वायरस का डीएनए या आरएनए इंटीग्रेट हो गया, यानी ज्वाइंट हो गया। अब उसके बाद दो पॉसिबिलिटी हैं, यानी वही लिटिक रिस्पॉन्स और लाइसोजेनिक रिस्पॉन्स। लिटिक रिस्पॉन्स में क्या होगा, ये जब वायरस के जो डीएनए था जब होस्ट सेल के अंदर गया तो उसने नए वायरस के डीएनए बनाए। ये नए वायरस के डीएनए नए वायरस पार्टिकल बन गए। नए वायरस पार्टिकल बनने के बाद होस्ट सेल का लिसिस हो गया और ये वायरस पार्टिकल यहाँ से बाहर निकल आए, जो कि 100 की तादाद में या इससे ज़्यादा या लगभग अराउंड इतने हो सकते हैं, जो कि नए ई कोलाई को इस तरह से अटैक करेंगे। दूसरी प्रोसेस लाइसोजेनिक है यानी टेम्परेट। उसमें क्या हुआ कि वायरल डीएनए जो था वो इनकॉर्पोरेट हो गया होस्ट सेल के डीएनए में। ये देखें, ये वायरल डीएनए जिसको हम प्रोफेज या टेम्परेट फेज कह रहे हैं। अब ये हमने कहा था कि जब बैक्टीरिया डिवाइड होगा दो डॉटर सेल में, तो इसमें प्रोफेज यानी वायरल डीएनए मौजूद होगा। इसी तरीके से फिर ये फर्दर दो में डिवाइड हुआ, इसमें भी मौजूद है। ये फर्दर दो में डिवाइड हुआ, इसमें भी वायरल डीएनए मौजूद है। हाँ, ये अलग बात है कि ये कभी भी कन्वर्ट होके इस स्टेज पर आ सकते हैं कि ये इस तरीके से रेप्लिकेशन ऑफ वायरस शुरू कर दें, वायरस बन जाए और फिर लिसिस होना शुरू हो जाए। और ये भी हो सकता है ये इसी स्टेज में रहे। द इंडक्शन ऑफ लाइसोजेनिक कल्चर, यानी अगर हम लाइसोजेनिक कल्चर में वही है कि बैक्टीरिया को रखें इन्फेक्शस फेजेस फॉलोड बाय लाइसोजेनाइजेशन ऑफ सेकेंड स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया स्पीशीज result in the transmission of prophage from chromosome of one type of cell to the another। यानी वो ये कि अगर हम इसमें और पार्टिकल होस्ट सेल ऐड करें तो ये प्रोसेस उसमें भी ट्रांसफ़र हो सकता है। ऑन दिस माइग्रेशन, यानी इस तरह से जो माइग्रेशन हो रही है, टेम्परेट बैक्टीरियोफेज यानी प्रोफेज जिसमें लिसिस नहीं होगा, कैन ओकेजनली एक्ट एज ए वैक्टर for the transfer of bacterial gene between cells and this process is called transduction। और इस तरह से जो जीन ट्रांसफ़र हो रहा है बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया, टेम्परेट बैक्टीरियोफेज वाला, उस प्रोसेस को ट्रांसडक्शन कहा जाता है। इस प्रोसेस में कैन ऑन रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ सच जेनेटिक फैक्टर एज दो दैट डिटरमिन द रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक। यानी यही प्रोसेस ट्रांसडक्शन का एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस में भी यूज़ होता है। यानी अगर एक बैक्टीरिया में इस तरह का जीन आ गया जो कि उस एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट है, तो फिर ये प्रोसेस कंटिन्यू भी हो सकता है और वो फिर दूसरी बैक्टीरियल जीन जो होगा उसमें भी ये टेम्परेट जो जेनेटिक मटेरियल है क्रोमोसोम उसको ट्रांसफ़र कर सकता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसडक्शन। तो इस तरह से फिर एंटीबायोटिक की रेजिस्टेंस उन तमाम बैक्टीरिया में आ जाएगी और वो फिर उस एंटीबायोटिक से इफेक्टिव नहीं होंगे। In addition, certain phages have the innate ability to change the properties of their host cells। कुछ फेज वायरसेस जो होते हैं वो खुद जो है वो होस्ट सेल की प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल बी फेज वायरसेस जो कि कोराइनोबैक्टीरियम डिप्थेरिया, उसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज करते हैं। क्या चेंज करते हैं कि कोराइनोबैक्टीरियम डिप्थेरिया एक ऐसा बैक्टीरिया है जो टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है और वो टॉक्सिन दरअसल डेंजरस होते हैं, वो इन्फ्लेमेशन करते हैं थ्रोट में और वो इतनी शदीद होती है कि वो लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है। तो ये बी फेज कोराइनो वायरस जो है वो कोराइनोबैक्टीरियम के होस्ट सेल की प्रॉपर्टी जब चेंज करते हैं तो उससे क्या होता है कि ये जो बैक्टीरिया हैं नॉन टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग स्ट्रेन में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी अब ये जो टॉक्सिन नहीं बनाएंगे यानी टॉक्सिन प्रोड्यूस नहीं करेंगे, जिसकी वजह से ये फिर कोराइनोबैक्टीरियम डिप्थेरिया की जो डिजीज़ है उसको कॉज नहीं कर सकेगा। तो वही एक्विजिशन ऑफ बी प्रोफेज ऑफ नॉन टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग स्ट्रेन कन्वर्जन द डिप्थेरिया टॉक्सिन प्रोड्यूसर, यानी जो टॉक्सिन प्रोड्यूसर से नॉन प्रोड्यूसर में कन्वर्ट
कर देता है और इस तरह से फिर ये पैथोजेनिक कोराइनोबैक्टीरियम डिप्थेरिया से नॉन पैथोजेनिक कोराइनोबैक्टीरियम डिप्थेरिया में कन्वर्ट हो जाते हैं, विच इज़ ए गुड थिंग। इसके बाद एपिडेमियोलॉजिकल यूजेस ऑफ डिफरेंट फेज वायरसेस हैं और बैक्टीरिया हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट लेक्चर में।